हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आज आप लोग सबका पेपर अच्छा गया होगा ऑडिट का। इंटरलॉ के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, पर इंटरलॉ का एग्जाम संडे को हुआ था और मेरे घर में स्टूडियो नहीं है, तो मैं संडे रात को पेपर डिस्कस नहीं कर पाया था। तो लॉ का मैं बहुत जल्द डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैं ऑडिट का पेपर आप लोग सबके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ऑडिट में ये 15 MCQs है, इसके पूरे आंसर्स मैं आपको कंप्लीट बुक के पेज नंबर के साथ दिखाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि नहीं मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैंने ये वाला टिक किया, मैं मानता हूँ, पर मैं तुमको पेज नंबर के साथ सबूत दूंगा। तो जो भी मेरे आंसर्स होंगे एकदम 100% एक्यूरेट होंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग। अभी ये मेरा नया ऑडिट 2.0 का बैच आज कंप्लीट हुआ है। ये 2 बुक्स है, ठीक है, 1 थियरी बुक एंड 1 एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक। थियरी बुक जो है ना, ये 270 पेज की है। मैं आपको अपने बुक के, ये नई बुक 270 पन्ने की, मैं आपको एक एक MCQ का रेफरेंस दे दूंगा, पेज नंबर लिख दूंगा। ये जो फाइल आप देख रहे हो ना, ये फाइल भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि पता चल जाए कि हाँ पेज नंबर मैच करा लो, हर पेज में मिल जाएगा। बाकी क्या 150-200 पन्ने की बुक होती है, उसमें क्या कवर होता है नहीं होता मुझे नहीं पता। मैंने जब भी बुक्स बनाई हैं, आई हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विथ कंटेंट। इस बुक को मैं भी 150 कर सकता हूं, पर वो नुकसान हो जाएगा। ये 270 पन्ने की थियरी बुक है और ये कंप्लीट है। एक भी MCQ इसमें ऐसा नहीं जो इस किताब के अंदर नहीं हो, मैंने इसीलिए इसका पेज नंबर रेफरेंस डाला है। एंड एट द सेम टाइम ये एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक, ये भी आज ही कंप्लीट हुआ है बैच। ये है अराउंड 520 पेज का। ऑल द डिस्क्रिप्टिव एंड MCQs एंड केस बेस्ड MCQs जितने भी आज तक आए सब इसमें, और उससे काफ़ी हेल्प होता है इनको करने में। बिफोर जस्ट गोइंग इनटू, आई वांट टू शो यू द शेड्यूल। ये एकदम दिखाता हूँ आपको डिटेल में। ये टोटल शेड्यूल है। इसमें सारी थियरी क्लासेस हैं, 56 क्लासेस, 136 आवर्स, पूरा कंप्लीट थियरी। और प्रैक्टिस बैच के अंदर 19 क्लासेस है, 44 आवर्स, तो टोटल मेक्स इट 180 आवर्स। इसमें प्रैक्टिस भी सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस्ड हैं, सारी थियरी डिस्कस्ड है। और तो और मैंने कुछ अनोखा किया है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, खासतौर पे ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में वो लोग हमेशा भूल जाते हैं कि कहाँ क्या टॉपिक पढ़ा था। तो आई हैव मेड 5 पेजेस का एकदम डिटेल टॉपिक वाइज शेड्यूल कि हर क्लास में मैंने कौन कौन सी टॉपिक पढ़ाई है, कॉपी में क्या लिखाया, बुक में क्या पेज नंबर किया, क्वेश्चन नंबर क्या किया, क्लास की लेंथ कितनी थी। 5 पेज का एकदम डिटेल शेड्यूल है। तो कोई भी स्टूडेंट जो घर में क्लास देखेगा उसको एकदम साफ पता रहेगा किस क्लास में सर ने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया है, वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सकता है। इससे बहुत फायदा होता है स्टूडेंट्स को। नाउ अब आपके सामने मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट लोग के अलग अलग ये जो होते हैं ना क्वेश्चन पेपर MCQ वाले, वो अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है तुम्हारा ऑप्शन का नंबर अलग हो या क्वेश्चन नंबर अलग हो, तो मैं क्वेश्चन के नाम से रेफर कर दूंगा, ठीक है। रवि चोपड़ा वाला क्वेश्चन था जिसमें 6 MCQs हैं। ये रहा पहला, ओके। कॉन्फर्मेशंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ओके। कन्फर्मेशंस, पहली बात तो जैसे कन्फर्मेशन देखोगे सोचोगे अच्छा ऐसे 505 चैप्टर 4, नहीं, ये चैप्टर नंबर 5 से है। चैप्टर नंबर 5 में जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, उसके अंदर एग्जिस्टेंस में डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर डिटेल में डाला हुआ है, तो वहां से इसको बनाया गया है। इसके चारों ऑप्शन वहां से एकदम कॉपीड हैं। ये 3 ऑप्शन ट्रू है, केवल एक फॉल्स है। ये वाला ऑप्शन फॉल्स है कि कन्फर्मेशन बैलेंस शीट डेट का ही होना चाहिए, नहीं, साफ लिखा हुआ है बैलेंस शीट डेट और रीजनेबली क्लोज टू बैलेंस शीट डेट। तो ये ही फॉल्स है और यही हम लोग का आंसर। हमसे पूछा था विच इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। ये देख लो कि नेसेसरली बैलेंस शीट डेट का होना चाहिए, नहीं, इट कैन बी रीजनेबली क्लोज डेट टू बैलेंस शीट ऑल्सो, ये लिखा हुआ है एकदम। तो ये फॉल्स ऑप्शन है, यही आंसर है। बाकी तीनों एकदम ट्रू है। मैं पेज नंबर के साथ रेफर कर रहा हूं। ये मेरी बुक का पेज नंबर है ऑब्वियसली 2.0 का, जस्ट टू प्रूव कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन द क्लास आई हैव टॉट यू। बुक में भी है, प्रूफ है। और ऑब्वियसली मेरी किताब में तो मतलब IC किताब में तो है ही, 100% IC किताब में है। नंबर 2, ये है नेगेटिव कन्फर्मेशन को लेकर। ये बकायदा चैप्टर 4 ऐसे 505 से उठा के बनाया गया। चैप्टर नंबर 4 पेज 4.36 ऐसे 505। हमें बताना है कि नेगेटिव कन्फर्मेशन को लेकर 4 ऑप्शंस हैं। आप बताइए विच ऑफ द ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स। ये A, B और D एकदम ट्रू है, केवल ये C नंबर यही फॉल्स है। इसमें क्या लिखा है,
कन्फर्मिंग पार्टीज, नेगेटिव कन्फर्मेशन है, आर लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। गलत, ये बुक में बकायदा लिखा हुआ है, अगर मैंने नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजा है किसी को और वो इन्फॉर्मेशन उसके फेवर में नहीं है, तब तो वो पक्का रिप्लाई बैक करेगा, तो वहां पे चांसेस ऑफ रिप्लाई ज्यादा है, मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड। इसका सही उत्तर ये है, मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड, ये बात फॉल्स है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर ये अगेन बोरोइंग्स का क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 5 से है, पेज 5.10 से है। इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। बोरोइंग्स में जो डिस्क्लोजर होते हैं ना, शेड्यूल 3 एंड एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, चैप्टर 5 में बहुत सारे आइटम्स का जो डिस्क्लोजर है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, वो एक शेड्यूल 3 वाला है और उसके नीचे है एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन। तो ये एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन वाले से है कि चार्ज को लेके आपको क्या डिस्क्लोज करना है। तो उसमें सबसे सही ऑप्शन है कि अगर चार्ज ड्यू डेट के बाद रजिस्टर्ड हुआ था तो आपको 2 चीजें देनी है, डिटेल्स एंड रीजंस। तो ये सही आंसर है। ऊपर वाला पार्शियली सही है, इसमें सिर्फ डिटेल्स बोला है, रीजंस नहीं बोला है, तो ये पार्शियली सही है। ये 100% सही है और ये दोनों गलत है। ठीक है, तो अगर चार्ज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड रजिस्टर हो रहा है तो आपको डिटेल्स एंड रीजंस दोनों देने पड़ेंगे। ओके, रवि चोपड़ा का क्वेश्चन गोइंग कंसर्न को लेके, इन्होंने 8 इंडिकेटर्स की लिस्ट दी है और आपको बताना है फाइनेंशियल कौन सा, ऑपरेटिंग कौन सा, अदर्स कौन सा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में इसके 1 2 3 4 8 के ऑर्डर अलग अलग हो, इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार। सप्लाईज नहीं है, ऑपरेटिंग इंडिकेटर। मार्केट शेयर चला गया, ऑपरेटिंग इंडिकेटर। क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पा रहे, फाइनेंशियल इंडिकेटर। नॉन कंप्लायंस विद लॉ, अदर इंडिकेटर। डिविडेंड नहीं दे पा रहे, फाइनेंशियल। सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गया है, ऑपरेटिंग। पेंडिंग लीगल केस चल रहा है हमारे खिलाफ जो हम हारने वाले हैं, अदर। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, फाइनेंशियल इंडिकेटर। तो बेस्ड ऑन जो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है उसमें जो 8 पॉइंट्स है उसके अनुसार आंसर ये है कि 3 5 8 फाइनेंसिंग इवेंट है, 1 2 6 ऑपरेटिंग और 4 and 7 अदर। पर ये डिपेंड करता है कि तुमको 8 पॉइंट कैसे अरेंज किया, तुम्हारा ऑप्शंस क्या है। ठीक है, ये ऐसे 570 पेज नंबर 7.5 गोइंग कंसर्न। फिर ये सबसीक्वेंट इवेंट का रवि चोपड़ा का क्वेश्चन है। सबसीक्वेंट इवेंट ऐसे 560, हम जानते हैं कि सबसीक्वेंट इवेंट में 2 होते हैं, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसमें स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एकदम सिंपल है। आपके सामने ये 4 इवेंट्स, आप इनको मार्क करो, आप पाओगे इशू ऑफ, ये पूरा बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, आईसीआई के एग्जांपल में वही है, ये ऑडिट, ये अकाउंट से नहीं, ऑडिट में जो 560 है उसके एग्जांपल में दिया हुआ है, किताब का है। इशू ऑफ न्यू कैपिटल, प्लान्ड मर्जर एंड फायर, ये तीनों एग्जांपल होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट के। अचानक हो गया नॉन एडजस्टिंग, केवल ये पहले वाला एग्जांपल है सेटलमेंट ऑफ लीगल क्लेम, ये एडजस्टिंग इवेंट है। तो यही मेरा आंसर है। लैंग्वेज क्या है देखो, नॉट एन डैश, अब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखो, इवेंट प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब नॉन एडजस्टिंग। तो बोला नॉट एन नॉन एडजस्टिंग, तो हमसे पूछा है नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब एडजस्टिंग इवेंट कौन सा है, तो एडजस्टिंग इवेंट है ये वाला। अब कोई स्टूडेंट चाहे तो इतनी बड़ी भाषा की जलेबी में फंसने की जरूरत नहीं है, वो 4 ऑप्शन पढ़ेगा और समझ जाएगा भाई जो ऑड वन है वही निकालना है। 3 नॉन एडजस्टिंग है, 1 एडजस्टिंग है, तो वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो लीगल क्लेम सेटल करना ये आंसर है। रवि चोपड़ा का आखिरी क्वेश्चन, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। सर जी ये भी बुक से है, आप जब चैप्टर 3 खोल के पढ़ते हो उसमें 4 मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल होते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट। तो क्वेश्चनेयर के अंदर 4 एग्जाम्पल्स के सेट होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिटर, परचेज और इन्वेंट्री। उसमें भर भर के इंटरनल कंट्रोल के एग्जाम्पल है, पूरा इस किताब में कवर्ड है और उसी में से ये बनाया गया उठा के। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैचिंग इस तरह से होगी, मटीरियल इंस्पेक्शन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग, ये परचेजेस में जाएगा। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एंड पेमेंट मेड, ये क्रेडिटर्स में जाएगा। रीऑर्डर लेवल आप चेक करते हो क्या, ये आपका इन्वेंट्री लेवल्स पे जाएगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन एंड डिस्क्रिपेंसी ये फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा। तो मेरे पास जो है उसके हिसाब से आंसर ये अकॉर्डिंगली 1B 2A 3D 4C। तो आंसर मेरे में ये आ रहा है 1B 2A 3D 4C। हो सकता है तुम्हारे में अलग हो तो आंसर वैसे अलग निकलेगा। ठीक है, ये रहा बुक नंबर, ये मेरे बुक का ही पेज का रेफरेंस है। ठीक है, 7 नंबर, ये चैप्टर नंबर 5 पेज 5.1 से है। इनकम स्टेटमेंट यानी पीएल में 5 असर्शंस होते हैं, उनके नाम होते हैं कंप्लीटनेस, कट ऑफ, ऑकरेंस। पीएल के लिए कभी आप एग्जिस्टेंस नहीं बोलते, आप बोलते हो ऑकरेंस। आप वैल्यूएशन नहीं बोलते, आप मेजरमेंट बोलते हो, और प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट में 6 होते हैं, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, राइट्स ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन। तो उसी के ऊपर बनाया है।
और मेरे पास जो स्टेटमेंट्स है उसके अनुसार आंसर ये है। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑकरेंस एंड वैल्यूएशन बैलेंस शीट होता है, ऑकरेंस बैलेंस शीट नहीं होता, वो इनकम स्टेटमेंट होता है, तो ये फॉल्स है। मेजरमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑन बैलेंस शीट, बैलेंस ऑन इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट आप एग्जिस्टेंस वर्ड नहीं ऑकरेंस वर्ड यूज करते हो, तो ये भी फॉल्स है। मेजरमेंट कंप्लीटनेस, इनकम स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस राइट्स, बैलेंस शीट, ये दोनों सही है। तो एज पर माय क्वेश्चन हियर स्टेटमेंट 3 and 4 आर करेक्ट, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, दैट्स द आंसर। तो चैप्टर नंबर 5 का पहला पेज का क्वेश्चन है ये। फिर ये बैंक ऑडिट का बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए, बताना है कौन सा फंडेड है कौन सा नॉन फंडेड है। मैं सिंपल बताता हूँ, नॉन फंडेड में हमेशा 2 ही नाम याद रखना, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो नॉन फंडेड है, काटो, बैंक गारंटी काटो, और एक श्याणा बुद्धि इन्होंने लगाया स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, सर है तो ये भी लेटर ऑफ क्रेडिट, काटो। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये नॉन फंडेड है, बाकी चारों हैं फंडेड। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ये इस्लामिक बैंकिंग होता है, ये भी फंडेड होता है। तो फंडेड के जो 5 पॉइंट्स होते हैं उसमें 4 यहाँ है, एक टर्म लोन नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन एज पर माय क्वेश्चन 2, 4, 6, 7 ये है फंडेड एडवांस। हमसे पूछा फंडेड कौन सा है, 2, 4, 6, 7 ऑप्शन बी, पेज नंबर 10.10 बैंक ऑडिट। अच्छा ये भी बैंक ऑडिट का है। एग्रीकल्चर एडवांस को आप एनपीए कब मानते हो, जब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में 1 क्रॉप सीजन ड्यू हो। अच्छा ड्यू क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कुछ भी ड्यू हो जाए, दोनों का ड्यू होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, मेरे पेपर में 2 ऑप्शंस थे जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का 2 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन का 1 क्रॉप सीजन बोला है, विच इज दिस एंड दिस। दोनों में फर्क एक ही है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यू होना जरूरी नहीं, दोनों में से एक भी ड्यू हो जाए तो चलेगा। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दैट इज द आंसर, ठीक है। पेज नंबर बैंक ऑडिट का ये भी। फिर ये लंबी कहानी आ गई, आई डोंट हैव टू रीड द लंबा कहानी, हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। रियल एग्जाम में तो एक बार लंबी कहानी पढ़नी पड़ेगी स्टूडेंट को, ठीक है। देखो टीचर और स्टूडेंट में ऑब्वियसली फ़र्क होता है। मैं तुम्हारे हार्डवर्क को कभी अंडर प्ले नहीं कर रहा। ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ तो मैं फटाफट गेस कर पाऊंगा, तुमको टाइम लगेगा, तुमको ये सब कहानियाँ भी पढ़नी पड़ सकती हैं, ठीक है। पर आज पेपर डिस्कशन है इसलिए मैं फटाक से एक बार बता देता हूँ, ओके। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है क्या नहीं आता है। एक ही पॉइंट है जो स्कोप ऑफ ऑडिट में आता है, चेकिंग द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वाला, ये मेरा स्कोप है। बाकी तीनों मेरे स्कोप के बाहर है। ये देखो प्रेपरेशन ऑफ एफआई, वो मेरा काम नहीं है, मैनेजमेंट का है। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो मेरे में एक ही आएगा, टू चेक रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वो 3 पॉइंट होते हैं, उसी में से एक है सीआरपीएफ, वही है उसमें से। फिर ये वाला 2 चैप्टर से मिला के बनाया है, चैप्टर 3 ऑडिट रिस्क और चैप्टर 4 ऐसे 530 सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है। जो मेरे सामने टेबल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सैम्पलिंग रिस्क वही होता है जो लिखा है 1 का ए, सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ऑडिट रिस्क वही होगा जो सामने लिखा है बी, रिस्क दैट आई एम गिविंग एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब गंदे वाले एफएस पे मैंने ये दे दिया। नॉट एन ऑडिट रिस्क, अच्छे वाले एफएस पर ये दे पाना मुश्किल है, बिकॉज अगर आप ये दे रहे हो मॉडिफाइड ओपिनियन तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये ऑडिट रिस्क कभी होता ही नहीं है कि अच्छा था एफएस फिर भी हमने ये दे दिया, हम प्रूफ क्या देंगे। तो दैट इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। तो मेरे ऑप्शन में 3 का डी। नॉन सैम्पलिंग रिस्क, ये भी मैंने अलग से पढ़ाया था बुक में डाल के, जबकि आईसी की बुक में है भी नहीं, फिर भी मैंने अपने बुक में डाल के पढ़ाया है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क के 4 एग्जाम्पल होते हैं, हेमा, ह्यूमन एरर, एरोनियस कंक्लूजन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड अप्लाइंग इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर देखो इन अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया है, उसका ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क 4 का सी। तो मेरे हिसाब में मेरे जो सामने डेटा है उसके हिसाब से 1A 2B 3 का डी 4 का सी, विच इज दिस वन। तो 2 चैप्टर से मिला के उनका पेज नंबर रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा कई जन सोचेंगे कि सैम्पलिंग का, भाई ये सैम्पलिंग का नहीं, ऐसे 500 का है। ऐसे 500 जब आप पढ़ते हो चैप्टर 4 के अंदर तो उसके लास्ट में एक टॉपिक आता है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। वहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं, 100% टेस्टिंग, सेलेक्टेड आइटम्स टेस्टिंग और सैम्पलिंग। तो 100% आइटम्स टेस्टिंग वाला जो थ्योरी है ना, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है टीओसी के लिए 100% टेस्टिंग अनलाइकली है, इम्पॉसिबल नहीं है, अनलाइकली है। तो ज़्यादातर चांसेस ये, और ये तीनों तो एकदम ट्रू है जो लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 100% एग्जामिनेशन तब करना चाहिए जब आपके पास लार्ज वैल्यू आइटम्स है और कम ट्रांजैक्शंस है, मतलब फ्यू इनवॉइसेस ऑफ लार्ज वैल्यू, जब सिग्निफिकेंट रिस्क और कोई ऑल्टरनेटिव एविडेंस नहीं है, और जब ऑटोमेटेड प्रोसीजर की वजह से 100% चेक करना कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो ये 3 तो वो सिनेरियो जब हमको 100% यूज करना चाहिए।
टीओसी में 100% यूज करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज माय आंसर। हमसे पूछा था विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट एप्ट, एप्ट मतलब अप्रोप्रिएट, तो नॉट अप्रोप्रिएट यही है नंबर ए। टीओसी में 100% चेक करने का कोई सेंस नहीं है, पॉसिबल है उससे मतलब नहीं, अनलाइकली है। 13, ये सैंपल साइज का, ये ऐसे 530 का, ये ऐसे 530 पढ़ते हो ना, तो टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या सैंपल साइज होना चाहिए, उसके 5 फैक्टर्स होते हैं, टीओडी के 7 फैक्टर्स होते हैं, तो ये टीओसी के ऊपर बनाया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, अगर मैं कम रिस्क लेना चाहता हूं तो ज्यादा चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर सैंपल साइज, ट्रू। नंबर 2, अगर मैं ज्यादा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है, मतलब मैं इंटरनल कंट्रोल में ज्यादा डेविएशन बर्दाश्त कर सकता हूं बिकॉज मुझे ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करना है, तो आई एम विलिंग टू टॉलरेट मोर डेविएशन, तो मुझे टीओसी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सैंपल साइज विल डिक्रीज, तो ये भी ट्रू है। नंबर 4, अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा डेविएशन एक्सपेक्टेड तो मैं ज्यादा चेक करूंगा, इंक्रीज होना चाहिए, ट्रू, ये फॉल्स है। अगर इफ आई वांट टू रिलाई मोर ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब मेरा ऑडिट कोको है, कंट्रोल बेस्ड ऑडिट, तो कंट्रोल बेस्ड ऑडिट में अगर मैं कंट्रोल पे रिलाई कर रहा हूं तो सैंपल साइज तो बढ़ना चाहिए, डिक्रीज थोड़ा होगा, और चेक करूंगा, तो ये फॉल्स है, यही आंसर है। नंबर 14, ये तो बहुत इजी है, ये ऐसे 500 का है, ऐसे 500 में बोलते हैं ना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो सफिशिएंट एविडेंस डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, मार्स, मटेरियलिटी, रोमम, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ये होता है सफिशिएंसी जिस पे डिपेंड करता है, ये वाला गलत है, नेचर एंड सोर्स ऑफ एविडेंस, तो यही आंसर है मेरा। आखिरी, ये चैप्टर 2 से है, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान को लेकर, कि पार्टनर को अपने टीम का डीएसआर करना पड़ता है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, तो पार्टनर किस हद तक डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करेगा, इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, सार्क, तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी है, एरिया ऑफ ऑडिट है, रिस्क यहां पर दिया हुआ नहीं है, सी कॉम्पिटेंस है, ये वाला नहीं है, ये गलत है। ये देखो क्या लिखा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम अवेलेबल टू रिव्यू द वर्क, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, इंपॉर्टेंट काम है, आपको करना पड़ेगा, पार्टनर के पास टाइम है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, और रिव्यू पार्टनर करता है, आदमियों से करवाता नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। सो दैट वाज द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, अभी मेरे पास पेपर आया और मैंने फटाफट ये पेपर असेंबल करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, तो एमसीक्यूज तो बड़े अच्छे थे। आई विल एक स्टूडेंट की दृष्टिकोण से बात करूं, अगर बहुत पढ़ के मेहनत करके गया तो 15 में से 12 तो आराम से फोड़ देगा। ठीक है, टाइम बहुत इसमें लगा ही होगा आप लोगों को, और डिस्क्रिप्टिव भी फेयर था, डिस्क्रिप्टिव मैं अभी आज डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी कर दूंगा, वो मतलब रीजनेबल था, मतलब मैं बहुत हार्ड इसको नहीं मानूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। अच्छा, आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम मंडे को होगा, एफएमएसएम का पेपर, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि मैंने 6 घंटे का एक मैराथन बना रखा, फुल 6 घंटे का, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम और अपने फ़ोन के व्हाट्सअप स्टेटस पे भी शेयर कर दिया है। 6 घंटे में कंप्लीट एसएम आप प्रिपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि आज का दिन वेस्ट ना करो, कम से कम 3 घंटे का मैराथन कर लो, और मेरे मैराथन बहुत एग्जॉस्टिव होते हैं, मैं मैराथन में पूरा जी जान से हर चीज़ कवर करा देता हूँ, पूरा बुकिश स्टाइल में कवर कराता हूँ। ये नहीं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो धंधे का ज्ञान देना चालू कर दिया, ठीक है, वो अश्नीर ग्रोवर स्टाइल नहीं है कि बैठ के धंधे में दोगलापन वो सब चालू, एकदम पूरा बुक की भाषा के हिसाब से, ताकि आपको एग्जाम में नंबर मिला, आप एमसीक्यू क्रैक कर पाओ। तो बहुत अच्छा मैराथन है 6 घंटे का, आराम से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।